दोस्तों नमस्कार। बिहार स्पेशल वन लाइनर करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये इस सीरीज का 8वां क्लास है। इससे पहले 1 से लेकर 7 क्लास या फिर 1 से 7 पार्ट जो है आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। समय निकाल के उसे जरूर देखिएगा। ये आगामी 1 से 2 महीने में जो बिहार में एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, वैसे सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से 72वीं बीपीएससी एग्जाम, ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो पूरा इसे देखिए और ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और हमने आपसे इसमें वादा किया है कि हम आपको इसमें तकरीबन 1000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में 8वें पार्ट में एक्चुअली आपको हम ये भी बता दें कि 350 नंबर तक का प्रश्न हमने कवर कर लिया है और 351 से यहाँ आगे हम देखेंगे। साथ ही एक बात आपको ये भी हम बता दें कि ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो एक 6 घंटे का क्लास आपको हमने प्रोवाइड किया है जनवरी से जून तक का, ये पूरा डिटेल में हमने इसमें आपको पढ़ाया है। समय अगर मिले तो ये 6 घंटे के क्लास में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स की जो कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, समय निकालिए, इसको देखिए। पूरा यहाँ पर कंप्लीट कवरेज है करंट अफेयर्स का। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों चलिए फाइनली अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। नॉन स्टॉप चलेंगे। 351 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, तो ध्यान से चीजों को आपको देखना है, समझना है। तो ये सवाल है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के बांका जिले के शंभूगंज क्षेत्र में बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कहां पर? तो बिहार के बांका जिले में। केवल जिला याद रखने से काम नहीं चलेगा, यहां प्रॉपर जगह या फिर प्रॉपर क्षेत्र जो आपके बीच हमने रखा है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक क्षमता होती है, तो प्रारंभिक चरण में यहां 2 यूनिट स्थापित किए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां वही चीज हमने लिखा है कि प्रारंभिक चरण में 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाई स्थापित की जाएगी। मतलब यहां ये समझिए कि यहां इसकी जो कुल क्षमता है ये 1400 मेगावाट हो जाती है प्रारंभिक चरण में। और इस परियोजना के तहत जो निर्माण और इसके संचालन की जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात एनपीसीआईएल को सौंपा गया है। तो ये चीजें जरूरी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक अतिरिक्त जानकारी की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और इसी 9 प्रमंडल के अंतर्गत कुल 38 जिले आते हैं। दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए खास करके कि बिहार में अगर 9 प्रमंडल की जो हम बात करते हैं, इसमें सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो याद रखिए सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल। देखिए पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत, ये 9 प्रमंडल हैं। उसमें सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर, जिसमें 2 जिले हैं। एक तो भागलपुर खुद एक जिला है, दूसरा है बांका। तो ये चीज ध्यान यहां आपको रखना है। मंदार महोत्सव यही बांका में ही आयोजित होता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और सवाल ऐसे में एग्जाम में बनते हैं, पहले बने भी हैं यहां से। अगला 352 नंबर सवाल देखिएगा। यहां बात हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की कर रहे हैं, तो इसी तरह की एक जानकारी आपको हम यहां मिलते जुलते और दे दें। बेसिकली कुछ दिन पहले ये चीजें खबरों में रही है। देखिए 352 नंबर की पटना करबिघिया में एक जगह पटना में है, वो जगह का नाम याद रखिएगा, करबिघिया। अब यहां ध्यान रखिए कि यहां करीब 50 वर्षों से बंद पड़े पुराने पावर हाउस को आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी कि पावर म्यूजियम में स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा की बात यहां हो रही है, तो ये पॉइंट भी चूंकि करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार थे, दिसंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट बैठक में इनकी अध्यक्षता में जो आयोजित हुई थी, इसको हरी झंडी दिखाई थी। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये सामने आता है कि यह देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी कि पावर हाउस होगा, जो ऊर्जा उत्पादन और इतिहास को प्रदर्शित करेगा। बेसिकली एक प्रकार से इसे संग्रहालय का रूप दिया जाएगा जो 50 वर्षों से बंद पड़ा है। तो ये क्रम या फिर क्रम बोल लीजिए, यहां पर ये भी बोल लीजिए कि ये कौन सा होगा, तो ये भारत का तो पहला होगा लेकिन दुनिया का चौथा होगा। दूसरी बात ये भी आपको याद रखना है प्रॉपर वो कहां पर है, तो पटना में करबिघिया एक जगह यहां पर है ना। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों अगले सवाल में देखिएगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो वर्तमान में बिहार के नए वो 24वें मुख्यमंत्री हैं, तो इनकी अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान का जो नाम है आधिकारिक रूप से बदलकर पटना जू कर दिया है। देखिए यहां पर यह बहुत जरूरी है। पटना चिड़ियाघर का नाम जो है एक प्रकार से ऐसे भी किसी भी अगर हम नाम को लेकर के जो बदलाव उसमें देखने को मिलता है, और हमने कई बार ऐसी बोला भी है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
केवल वो ही नहीं, उनसे जुड़ी हुई और भी चीजें जो संबंधित पॉइंट में आप चीजों को देख सकते हैं। तो आधिकारिक रूप से संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू कर दिया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी, और ये क्या है ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका भी नाम बदला गया है, बदलकर पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी किया गया है। तो बेसिकली ये है क्या, तो पटना जू को संचालित करने वाली यह संस्था है, पूरी देखरेख की जो जिम्मेदारी है इनके अधीन है। तो इसका भी नामांकन किया गया है एक अलग सिरे से। अब देखिए, क्योंकि बात यहां हम कर रहे हैं संजय गांधी जैविक उद्यान की, तो ये नाम कब पड़ा था, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कथन वाले सवाल यहां से अराइज होंगे आगामी एग्जाम में। 354 नंबर प्रश्न देखिएगा, पटना चिड़ियाघर की शुरुआत ऐसे तो 1969 में वनस्पति उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन के रूप में हुई थी। एक छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन दोस्तों 1973 में 1973 में इसे आम जनता के लिए चिड़ियाघर के रूप में खोला गया था। कब, तो 1973 में। इसी वर्ष 1 अप्रैल को इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को। अब यहां आते हैं अगले पॉइंट पर, 355 नंबर। जरा इसमें करेक्शन कीजिएगा। देखिए यहां हमने लिखा है वर्ष 1980 में पटना चिड़ियाघर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री, तो यहां जो पूर्व प्रधानमंत्री लिखा गया ना, ये शब्द जो है ये गलत है, क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं संजय गांधी के बारे में, संजय गांधी कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने। दरअसल यहां आपको यह ध्यान रखना है कि इनके नाम पर संजय गांधी जैविक उद्यान इसका नाम किया गया था। कब, तो वर्ष 1980 में। एक चीज यहां पर यह ध्यान रखिए, बात अगर संजय गांधी की हुई है तो इनसे जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी आपको हम दे दें। संजय गांधी बेसिकली इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी उनके छोटे पुत्र थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और बात अगर हम जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में करें तो जवाहरलाल नेहरू के ये नाती थे, क्योंकि इनका निधन हुआ था 1980 में और ये डेट आई थिंक था 23 जून का। तो आपको ध्यान रखना है कि एक हवाई जहाज दुर्घटना में, एक विमान दुर्घटना में एक खास करके उस समय इनकी मृत्यु हुई थी, जिसके सम्मान में ये नामांकन किया गया था। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अभी हाल ही में, कुछ चीजें तो बहुत दिनों से खबरों में थी, अभी केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी आया था। तो एक बात यहां से यह समझ में आता है कि यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा जब एक प्रकार से बनकर तैयार होगा। हालांकि अगर हम देखते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यहां इस वाले पॉइंट में इसके बारे में हमने जानकारी लिखा है। अच्छा, उससे पहले जरा ये जान लीजिए, अगर ये दूसरा टाइगर रिजर्व है तो पहला कहां पर है। तो दोस्तों बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में है, जो बिहार का सबसे उत्तरी जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। और यह चौहद्दी, जरा ध्यान रखें, बिहार की बात हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उत्तरी जिला है, तो इसी प्रकार से दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला है गया। अगर सबसे पूर्व में देखेंगे तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, और अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यहां कहने का अर्थ यह है कि जो टाइगर रिजर्व पहला है वो पश्चिमी चंपारण में है, यानी कि बिहार के सबसे उत्तरी क्षेत्र में है, और दूसरा टाइगर रिजर्व जो कैमूर में बन रहा है वो बिहार के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में है। ये चीज क्लियर है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और रही बात बिहार की चौहद्दी की, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अगले पॉइंट पर आइएगा, 357 नंबर पॉइंट है कि कैमूर और रोहतास जिले में फैला कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 1504 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव क्षेत्र है। दोस्तों यहां पर जो 1504 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर या फिर जो किलोमीटर स्क्वायर बोल लीजिए, जो एक क्षेत्रफल को हम लोग मापते हैं, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस आंकड़े को, तो वन्यजीव अभ्यारण्य की दृष्टिकोण से जो खास करके सबसे बड़ा एक प्रकार का क्षेत्र ये बनता है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कैमूर के साथ साथ कुछ हिस्से में रोहतास में भी फैला हुआ है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। 358 नंबर पॉइंट को देखिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिमी चंपारण जिले में है। और ये टाइगर रिजर्व की जो हम बात कर रहे हैं, ये नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से
कैसे लगती है। दोस्तों इसी से गंडक नदी बहती है बीचों बीच, और घड़ियालों का एक प्रकार से संरक्षण का यहाँ पर केंद्र है। और आपको हमने कुछ में पहले पढ़ाया था कि चंबल नदी के बाद सबसे अधिक प्राकृतिक घड़ियालों की जो संख्या है वो गंडक नदी में है। 359 नंबर सवाल देखिएगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की जो शुरुआत है वो 1 नवंबर 2022 से हुई थी, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं। दोस्तों एक अपडेट यहां पर यह है, इस वाले पॉइंट पे देखिए लगे हाथों हमने रख भी दिया है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, और ये 1 से 2 सप्ताह पुराना ही है, और आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने की हमें तो प्रबल संभावना नजर आती है। तकरीबन 15 दिन या फिर 20 दिन मान लीजिए कि लगभग इतना ही पुराना है, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह मैक्सिमम। तो एक नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या जो बढ़कर है 54 से 74 हो गई है, 74 हो चुकी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी थी, खास करके बाघों के संरक्षण को लेकर और चीतों के संरक्षण को लेकर। आपको ध्यान रखना है, सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर यह प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किया था, और उस समय नामीबिया से चीते मंगाए गए थे भारत में। और भारत सरकार ने चीतों को कब विलुप्त घोषित किया है, तो वर्ष 1952 में। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई, तो सितंबर 2022 में, और पहली बार चीते को नामीबिया से इंपोर्ट किया गया था, और उस चीतों को रखा गया था कहां पर, तो मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में। क्लियर है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगले 362 नंबर पॉइंट पर आइए, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में हुआ था, तो 50 वर्ष इसका पूरा हुआ था कब, तो 2023 में। तो नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की शुरुआत की गई थी। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति में, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगवार और प्यूमा, मतलब ये सारे जो बिल्ली की बड़ी बड़ी प्रजाति हैं, इन सभी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना, इसी उद्देश्य से। और दोस्तों जरा गौर कीजिए, SSC CHSL एग्जाम 2023 में ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 7 प्रजातियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को हुई थी। किसकी, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। यहाँ एक चीज और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज हालांकि इसमें हमने शामिल नहीं किया है। बात अगर बाघों की हो रही है तो जरा गौर कीजिएगा, अभी हाल ही में गुजरात 33 साल के बाद बाघ, मतलब एक प्रकार से पुष्टि यहां पर हुई। आप ये बोल लीजिए कि बाघों की यहां पर आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। तो यहाँ पिछले 33 सालों में जो खास करके पिछली बार रिपोर्ट आया था वहाँ मौजूदगी नहीं पाई गई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो पुनः से गुजरात एक टाइगर स्टेट के रूप में चिन्हित किया गया है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष बाद, तो 33 वर्ष बाद। अगला सवाल है कि भारत की इस IBCA पहल को कजान रशिया में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ब्रिक्स देशों द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। दोस्तों ब्रिक्स देशों में अगर हम बात करें सदस्य देशों की, तो इसकी संख्या है 10, और वही अगर पार्टनर कंट्री की बात करें तो इसकी भी संख्या 10 है। और सबसे नवीनतम जो पार्टनर कंट्री है वो कौन सा है, तो वो वियतनाम है। लेकिन यहाँ सदस्य देशों में अगर आप देखेंगे तो जरा गौर कीजिए कि ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी, BRIC यानी कि उस समय आप देखेंगे BRIC केवल ये नाम हुआ करता था। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। इसके अगले वर्ष इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है, तो ये ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। उसके बाद जनवरी 2025 में दोस्तों 4 देश इसमें शामिल होता है। इसमें मिस्र, ईरान, इथियोपिया और उसके बाद UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो 5 और 4 9 हो गया। फिर अभी रिसेंटली जनवरी महीने में आपको ये देखने को मिलता है कि इंडोनेशिया इसका सदस्य बना है। तो नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। तो कुल मिला के यहाँ सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो टोटल 10 है। ये चीज भी ध्यान रखिए। 365 नंबर सवाल देखिएगा, बिहार में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत राज्य भर में लगभग 500 से 700 स्थानों पर AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। यह प्रणाली ट्रैफिक नियमों के
उल्लंघन की स्वतः पहचान कर ऑटोमेटिक रूप से एक प्रकार से ई चालान जारी करेगा। ये ITMS सिस्टम शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। इस सिस्टम के तहत ये AI से लैस कैमरे लगाए जाएंगे पूरे बिहार में लगभग चिन्हित स्थलों पर 500 से 700 जगहों पर, जो ऑटोमेटिक रूप से ये चालान जारी करेगा। जो बेसिकली हाईवे आदि पर देखते हैं, बड़े बड़े हाईवे पर, है ना, वो एक प्रकार से डिटेक्ट करता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, उस आधार पर बेसिकली वो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन की श्रेणी में है, तो वैसे यहाँ पर चालान जारी हो जाएगा। और जो रजिस्टर, जो खास करके जिनकी वाहन होगी, जिनकी व्हीकल होंगी, जो रजिस्टर मोबाइल होगा, उनकी मतलब मोबाइल तक वो चालान पहुंच जाएगा। चलिए 366 नंबर सवाल है कि मई 2026 में बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दामोदर रावत को बिहार का नया परिवहन मंत्री बनाया गया है। मई 2026 में नई सरकार का गठन हुआ, मतलब एक नए सिरे से जो नीतीश कुमार खास करके इस्तीफा दिए, उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पर बात यह है कि यहाँ हम देख रहे हैं परिवहन मंत्रालय को, तो दामोदर रावत को नया परिवहन मंत्री बनाया गया है। अगला सवाल है पश्चिम बंगाल में पहली बार। देखिए यहाँ ये पॉइंट हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तथा शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। ये 9वें मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के। दोस्तों हालांकि बिहार में पहली बार भाजपा के नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, हालांकि यहां चुनाव तो नहीं बोल सकते हैं, ये नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ये जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई, इन्हें नियुक्त किया गया है ना, पार्टी की तरफ से, तो ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल सहित अभी हाल ही में तो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये PDF अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसको जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिए। जनवरी से जून तक का 2025 से जनवरी 2025 से जून 2026 तक का एक कंप्लीट संग्रह है। यहाँ से आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी PDF में, एकदम हूबहू बुक वाली। और ये आपको PDF मिलेगा कहाँ, तो BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर इस वाले कोर्स में करेंट अफेयर्स का एक विजेता बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको अपडेट रखा जाएगा। डेली क्लास नोट्स, डेली टेस्ट, डेली क्विज, ये चीज़ें, और खास करके इसके अतिरिक्त जो हमारी मंथली क्लास आती है, मंथली प्रिंटेबल नोट्स यानी कि मैगजीन जो आती है, और समय समय पर इसका स्पेशल नोट्स आता है, ईयरली नोट्स आता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ आपको मिलती है। और रही बात यहाँ पर क्विज की, तो पूरे जितने भी PDF आपको मिलेंगे सभी का क्विज और टेस्ट भी आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आप तैयारी को अच्छी तरह से परख भी सकते हैं। हजारों अभ्यर्थी इसमें जुड़े हुए हैं, हजारों लोग टेस्ट में शामिल हो रहे हैं, तो आप भी इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आज ही से ज्वाइन कीजिए। दोस्तों अब तक जितने भी मटेरियल आपके छूटे हुए हैं वो सारा आपको फ्री में ही मिल जाएगा। आज अगर इस वक्त ज्वाइन करते हैं तो अगले साल आज के डेट तक, इस समय तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। चलिए इस चीज का ध्यान रखिए, कूपन कोड इस्तेमाल करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन से ऐप पर, तो BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। अगले सवाल पर आइए, 368 नंबर सवाल देखिए कि वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा जो अप्रैल 2026 में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 बड़े राज्यों में से 9 राज्य जो है वो राजस्व घाटे की स्थिति में है। इस चीज को जो यहां आपके बीच हमने 4 से 5 पॉइंट में रखा है, जरा गौर से देखिएगा, मुझे यहां से प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। वित्त मंत्रालय की एक नवीनतम रिपोर्ट है मासिक आर्थिक समीक्षा को लेकर, अप्रैल 2026 पर यह आधारित है। 18 बड़े राज्यों में 9 राज्य जो है राजस्व घाटे की स्थिति में है और बिहार राजस्व अधिशेष राज्य में शामिल रहा है। मतलब यहां जो है राजस्व घाटे में बिहार नहीं है, इस रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल 2026 वाले। अब यहां देखिएगा सबसे अधिक राजस्व घाटा कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में 2.4%, उसके बाद दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर केरला है। दोस्तों अगर हम बात करें इसी में आगे, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राजस्व अधिशेष में जो अग्रणी राज्य हैं। अच्छा एक सेकंड, अगर आप राजस्व अधिशेष नहीं समझ रहे हैं तो आपको मैं थोड़ा बतला दूं राजस्व अधिशेष क्या होता है। एक कहावत समझिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कहने का अर्थ यहां बिल्कुल ही आसान है कि अगर राज्य सरकार की जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हैं, अगर उसको हम देखें और दूसरी ओर हम यहां व्यय को देखें, तो अगर व्यय कम है, राजस्व प्राप्तियां या फिर आय अधिक है और व्यय कम है, तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे कि वो राजस्व अधिशेष श्रेणी में है। लेकिन अगर आय ही कम हो और व्यय अधिक हो जाए तो वैसी स्थिति में राजस्व घाटा देखने को मिलता है।
तो ये चीज़ समझ चुका है आई होप। तो यहाँ देखिएगा, अगर राजस्व अधिशेष में देखें कि मतलब जहाँ ये चीज़ें बच रही है, मतलब खर्च करने के बावजूद भी जो आय है वो बचती है, तो वो राज्य में सबसे ऊपर कौन है? तो उड़ीसा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर झारखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर गोवा, फिर गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना और उसके बाद बिहार है। हालांकि बिहार में ये बहुत कम 0.1% है ना, बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज किया गया है। कम ही सही, लेकिन यहाँ ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ 371 नंबर पॉइंट देखिएगा, राजस्व अधिशेष दोस्तों है क्या? तो राज्य की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से अधिक हो, मतलब राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्तियां अधिक हो, वो ऊपर हो, तो ऐसी स्थिति में राजस्व अधिशेष बोला जाता है। और ये अनुशासन और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है। बेसिकली सारी चीज़ें सही तरीके से सुचालित मतलब होती है। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो जैसे राज्य कर्मी हैं उनको तनख्वाह सही टाइम पे मिलेगा, या फिर जो कार्य प्रणाली है जैसे कुछ परियोजनाएं हैं वो तमाम चीज़ें अच्छे से समय पर पूरी होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार आप लोग सुनते हैं ना कि इतने महीने से वेतन नहीं मिला, तो ये चीज़ें परिणाम स्वरूप होती है। अब यहाँ पर देखिए, बात हम करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। कुछ चीज़ें आर्थिक सर्वेक्षण की दृष्टिकोण से आपके बीच यहाँ पर हमने रखा है। देखिए दोस्तों, 372 नंबर पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। तो किसी भी राज्य या फिर देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और नीतियों का एक वार्षिक विश्लेषण है। अभी हम बिहार के पक्ष में कुछ चीज़ें रख रहे हैं, तो पहले हमने यही जान लिया कि आर्थिक सर्वेक्षण बेसिकली होता क्या है। ये वो दस्तावेज होता है जहां पर राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर और नीतियों का एक प्रकार से वार्षिक विश्लेषण होता है पिछले वित्त वर्ष का। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। 373 नंबर पॉइंट है कि बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कब पेश हुआ था? तो वर्ष 2006-07 वित्त वर्ष में। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण था 6-7 में पहली बार जब बिहार में पेश हुआ था, किनके द्वारा पेश किया गया था? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा। दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25 से 26 का कौन सा संस्करण था? दोस्तों, ये था 20वां संस्करण। और आपको हम पुनः याद दिला दें कि बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और फिर दोनों टॉपिक को मिलाकर लगभग 75 से 80 प्रश्नों का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हमने करवाया। आप जाके प्लेलिस्ट में चीज़ों को देख सकते हैं। प्लस एप्लीकेशन पर आप इसको देखना चाहें तो इसको लेकर के जो क्लास है, हालांकि हमने सभी के लिए निःशुल्क रखा है। फ्री पीडीएफ या फिर फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में जाइएगा, एप्लीकेशन पे वहाँ पर क्लास तो मिलेगा ही आपको, वहाँ पर इसका निःशुल्क पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये पीडीएफ हमने एकदम तीनों के तीनों पीडीएफ फ्री में आपके लिए उपलब्ध कराया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके चीज़ों को पढ़िएगा। पूरी इंफॉर्मेशन बजट और यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर आपको मिल जाएगा। प्लस वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। आइए, अगला सवाल है कि बिहार के वित्त मंत्री जिन्होंने 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार का विकास दर 2025-26 में कितना रहा? तो 13.1% रहा है। एक जानकारी यहाँ पर यह है कि बड़े राज्यों में बिहार का विकास दर का अगर हम स्थान देखते हैं तो दूसरे स्थान पर है। सवाल यहाँ पर यह है कि सर पहला स्थान फिर कौन सा है, किसका है? तो आपको ध्यान रखना, विकास दर की अगर हम बात करें तो विकास दर, बिहार विकास दर किस राज्य के बाद दूसरे स्थान पर रहा? तो तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, वित्त वर्ष 24-25 में चालू मूल्यों पर बिहार की जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें कितनी वृद्धि हमें देखने को मिलता है? वृद्धि दर तो 13.1%। वही चीज को यहाँ अलग वे में पूछा गया है। और दोस्तों, यकीन मानिए आज के समय में जो एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, पिछले 1-2 वर्षों में बिहार में जो भी एग्जाम हुए हैं, आपको इस तरह के कठिन प्रश्न, ये तो कठिन नहीं है लेकिन इसको कठिन बनाया जाता है, प्रश्नों को या फिर प्रश्नों में शब्दों को इस प्रकार से उलझाया जाता है कि वहां पर सोचने पे आप मजबूर हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और वो डेली करंट अफेयर्स में आपको अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर इतना शॉर्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि ये वन लाइनर है। आइए अगले 380 नंबर सवाल पर कि बिहार सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई के क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 6 मई 2026 को बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन यानी कि बिहार एआई मिशन का गठन किया है। कब? तो 6 मई 2026 को बिहार एआई मिशन का गठन किया गया। अब दोस्तों यहां एक बात और भी ध्यान आपको रखना है कि अभी हाल ही में बिहार एआई समिट का भी आयोजन हुआ है। अभी उससे पहले यह जान लीजिए कि जो मिशन का गठन हुआ है इसका क्या उद्देश्य है। 381 नंबर पॉइंट में कि हालिया गठित बिहार एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य बिहार को एआई के क्षेत्र में अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इस क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना है।
ताकि देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना बिहार चल सके। तो राज्य सरकार ने कदम उठाया है इसी उद्देश्य से, तथा राज्य में डिजिटल परिवर्तन, युवाओं के कौशल विकास और साथ ही एआई आधारित सेवाओं को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि साथ ही जनप्रतिनिधि यानी कि विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये सारी बातें कहां पर कही गई? बिहार एआई मिशन के मुख्य उद्देश्यों में इसका जिक्र है ना। आइए अगले सवाल पर। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बिहार सरकार ने 468 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें आईआईटी पटना में 250 करोड़ का रिसर्च पार्क स्थापित करना शामिल है। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे। दोस्तों, एक जानकारी आपको हम ये बतला दें कि जो एआई समिट है ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से ऑलरेडी बीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है ना। ये पिछली बार पूछा गया था, ध्यान रखिए, जो एक्शन समिट आयोजित हुआ था पेरिस में, है ना। आइए अगले सवाल पर। 383 नंबर पॉइंट है कि इंडिया एआई समिट, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, अब यहां पर यह है कि इंडिया एआई समिट 2026 हाल ही में नई दिल्ली में तो आयोजित हुआ है 16 से 20 फरवरी 2026 को। लेकिन दोस्तों, नई दिल्ली में कहां? तो प्रगति मैदान भारत मंडपम में, है ना। ये चीज ध्यान रखिए, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। 384 नंबर पॉइंट। अच्छा, G20 की बात हम कर रहे हैं तो G20 से भी बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है कि भारत की मेजबानी में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना। और यही दूसरी ओर अगर हम इसके फोकस की बात करें, यानी कि ये किस पर आधारित रहा, तो एआई इनोवेशन, रिस्पॉन्सिबल एआई, डिजिटल गवर्नेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर यह आधारित रहा। मतलब बात यहां हम इस समिट के दृष्टिकोण से करें तो, है ना, क्लियर है। आइए अगले सवाल पर। देखिए 385 नंबर वही पॉइंट है जो पिछले साल 2025 का एआई एक्शन समिट का जो आयोजन था 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था, भारत और फ्रांस की एक प्रकार से सह अध्यक्षता में। और आपको हम बता दें पुनः से, ये सवाल ऑलरेडी बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला 386 नंबर पॉइंट है कि बिहार को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए बिहार पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। दोस्तों, 19 फरवरी 2026 को बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। यहां इस वाले पॉइंट में हमने लिखा है कि 19 फरवरी 2026 को बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया। और यह उपलब्धि, जो नक्सल मुक्त का जो ठप्पा है बिहार को जो मिला है, दरअसल ये ध्यान रखिए, यह उपलब्धि मुंगेर में जो अंतिम माओवादी था जिन पर 3 लाख रुपए का इनाम था, नाम इनका याद रखिए, सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम, इन्होंने सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद यहां पर बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया। अब यहां पर बात हम कर रहे थे इसी उपलब्धि को लेकर। अभी यह सम्मान केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री जो वर्तमान में अमित शाह हैं, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो बादल अकादमी है, दरअसल सेना का जो बादल अकादमी है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान यहां सम्मानित किया गया है। इस चीज को यहां ध्यान आप लोग रखेंगे। और एक बात यहां ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये सम्मान किन्हें मिला है। बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था ना, बिहार पुलिस महानिदेशक जो इस समय है विनय कुमार, उन्होंने ग्रहण किया था, है ना। ये चीज हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहां पर बिहार पुलिस की बात हुई है, लगे हाथों ये जान लीजिए 388 नंबर पॉइंट में कि बिहार पुलिस को अप्रैल 2026 में भारत के सर्वोच्च पुलिस सम्मान, हालांकि बिहार पुलिस के अतिरिक्त उड़ीसा पुलिस को भी, मतलब दोनों को एक साथ ही, ये राष्ट्रपति पुलिस कलर यानी कि प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार की बात करें तो इसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी पुलिस बल या फिर किसी भी अर्धसैनिक बलों को दिया जाने वाला ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे निशान के भी नाम से जाना जाता है ना। इतना क्लियर है। अब एक चीज और यहां जान लीजिए कि जनवरी में सिक्किम पुलिस ये सम्मान पाने वाली भारत की 15वीं पुलिस बल बनी थी। और इस समय की जानकारी के अनुसार यहां ये ध्यान रखिए
15 2 17, मतलब कुल 17 पुलिस बल हैं। और सबसे पहला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जिसे ये सम्मान मिला था। ये चीजें आपको हम पढ़ा चुके हैं, चूंकि चर्चा हुई तो यहाँ पर ये चीजें हमने पुनः से रिवाइज कर दिया। 389 नंबर पॉइंट है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में बिहार का पहला बेली ब्रिज गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 170 फीट है, जो भी हाल ही में क्षतिग्रस्त हुआ था। दोस्तों, बिहार में जो विक्रमशिला सेतु पुल जो खास करके एक हिस्सा इसका टूट के गिरा था, उसी पर एक प्रकार से जो मरम्मत का कार्य किया गया है। बेसिकली एक प्रकार से वहां पर एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि बेली ब्रिज जो एक संरचना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये शुरू हुई थी, तो इससे यहाँ एक प्रकार से टेम्पररी साधन के रूप में एक आवाजाही सुगम हो सके, ये शुरू किया गया। हालांकि सरकार यहाँ बहुत जल्दी ही इसका समाधान निकालेगी, मरम्मत अच्छे से होगा। फिलहाल यहाँ पर इसको इस तरह से सुधार किया गया बेली ब्रिज के माध्यम से। तो सवाल यहाँ पर ये अराइज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए ये किस सेतु पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है, ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और कहाँ मतलब कितना लंबा है, तो 170 फीट। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, बेली ब्रिज के बारे में कुछ जानकारी आपके बीच हमने रखा है कि यह एक अस्थायी यानी कि टेम्पररी स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में तेजी से तैयार किया जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः युद्ध, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप या फिर पुल टूटने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता है। ये एक प्रकार का टेम्पररी सॉल्यूशन है जो इस तरह की गतिविधियों में, खास करके जब ये चीजें हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, या फिर अगर मान लीजिए युद्ध के समय भी जरूरत पड़े, तो ऐसा मतलब यहाँ पर निर्माण होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में ये बेली ब्रिज की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है। दोस्तों, बेली ब्रिज के इतिहास को थोड़ा सा समझ लीजिए कि बेली ब्रिज का जो डिजाइन है ये ब्रिटिश इंजीनियर डोनाल्ड बेली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार किया था, है ना। भारत में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सामान्यतः पहाड़ी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बेली ब्रिज का निर्माण किया जाता है। अभी बिहार में जो हुआ है एक बड़ी घटना थी और इस वजह से यहां पर इसका निर्माण हुआ है। हालांकि छोटे स्तर के पुल होते तो वहां इतनी जरूरत नहीं थी। एक प्रकार से उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने की एक जीवन रेखा है विक्रमशिला सेतु, जिस वजह से यहां पर बहुत नुकसान भी हुआ और बहुत सारे लोगों को बहुत समस्या का सामना भी करना पड़ा। आइए 392 नंबर पॉइंट देखिएगा। बिहार सरकार ने राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से बिहार हरित जलवायु कोष का गठन करने का निर्णय लिया है, या फिर बिहार हरित जलवायु कोष गठित करने जा रही है। बात यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब यह फंड किस रूप में कार्य करेगा, तो इस फंड का, इस कोष का मुख्य उद्देश्य वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, यहां पर एक सेकंड यहां कोमा होना चाहिए, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य होगा, ताकि बढ़ते तापमान, बाढ़ और सुखाड़ जैसी समस्याओं से निपटने में यह कोष जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस चीज को यहां ध्यान रखिए। दोस्तों, बाढ़ और सुखाड़ की बात हुई तो मुझे याद आ रहा है 2023 में एक चीज हमने आपको पढ़ाया था। देखिए, मुझे तब का याद है, हालांकि वो समय के साथ पुरानी हो गई है, लेकिन जानकारी आपको हम ये दे दें कि बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था। जरा मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि वो ऐप संचालित हो भी रही या फिर नहीं, कि बस ऐसे ही पोर्टल, ऐप आदि चीजें का मतलब शुभारंभ होता है, योजना आती है, चली जाती है, फिर योजना आती है। क्योंकि दोस्तों एक बात तो समझना पड़ेगा, जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो दबी की दबी रह जाती है, क्योंकि जानता है कि बच्चे करंट अफेयर्स में इसको पढ़ेंगे और हम न्यूज में रहेंगे। अब मैं किसी नेता को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ। अब ये जरा बताइए कि बेफिक्र नामक जो ऐप लॉन्च हुआ था बाढ़ और सुखाड़ की समस्या को मतलब ध्यान रखते हुए, इसको मतलब खास करके एक प्रकार से बोल सकते हैं, वो क्या हुआ, समस्या का समाधान करने को लेकर कहाँ गया वो ऐप, है भी या नहीं भी पता नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाया था। आइए अगले सवाल पर। बिहार का मौजूदा पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री इस समय डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद है। मई 2026 में जो नई सरकार का गठन हुआ है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद, जरा गौर कीजिएगा और मुझे लगता है कि ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखिएगा, बीपीएससी में मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। 5 स्टार में से दे रहा हूं। दोस्तों जरा गौर कीजिए, नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में निर्वाचित होना और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
बेसिकली इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। लगातार 20 वर्षों तक बिहार विधान परिषद के ये सदस्य रहे। 7 मई 2006 से लगातार 20 वर्षों तक ये इसके एमएलसी सदस्य रहे थे, एमएलसी रहे थे। ये चीज यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अगले पॉइंट में देखिएगा, कुछ जानकारी अतिरिक्त आपके बीच हमने रखा है। नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। दोस्तों, आज भी बिहार के इतिहास में बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में झंडा फहराने का 19 बार का जो रिकॉर्ड है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। 19 बार का रिकॉर्ड जो है वो नीतीश कुमार के नाम है बतौर मुख्यमंत्री, और अब तक रिकॉर्ड था श्री कृष्ण सिंह के नाम 14 बार का, लेकिन 19 बार का रिकॉर्ड जो है नीतीश कुमार के नाम हो चुका है। ये 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे नवंबर 2025 में। सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई यहाँ पर, मतलब इस तरह तो नहीं बोलना चाहिए, पार्टी तो वही है, बस यहाँ चेहरा बदला। यहाँ ध्यान ये रखिए, पार्टी नहीं बोल सकते, गठबंधन बोल लीजिए, है ना। पार्टी यहाँ अगर देखें तो अभी जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा के हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो थे जदयू से थे। गठबंधन की सरकार है, लेकिन फाइनली हमें यह देखने को मिलता है, अभी आपको हम बतला रहे थे ना, पश्चिम बंगाल में भी पहली बार सरकार बनी है भाजपा की, और बिहार में भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा हमें देखने को मिला है। तो ये चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगले वाले पॉइंट पे आइएगा, बिहार में शिक्षा एवं रोजगार के परिदृश्य को बदलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा और रोजगार के परिदृश्य को बदलने के लिए पटना के पास 250 एकड़ में एक विश्व स्तरीय एजुकेशन सिटी विकसित करने को लेकर घोषणा हुई है। अब यहाँ ध्यान आपको रखना है, ये विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हुई भी है या फिर नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ में पहले इसको लेकर हुई थी। और आप ये ध्यान रखें, 547 करोड़ के, मतलब इससे अधिक की राशि शुरुआती चरण में, शुरुआती निवेश में इसको लेकर के मंजूर किया गया है। जो बेसिकली जो निर्माण इसका हो रहा है एक शेयर्ड कैंपस मॉडल के तौर पर हो रहा है, और इस तरह का जो मॉडल है सिंगापुर और जापान में बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब एक ही कैंपस में खास करके शिक्षा, रोजगार आदि को लेकर वो तमाम सुविधाएं, मतलब बाहर जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, शोध कार्य आदि हर चीजें एक ही कैंपस में वहां पर होंगी, है ना। यहां देखिए 358 नंबर पॉइंट, एक बिहार एजुकेशन सिटी विकसित करने का अगर उद्देश्य हम देखते हैं तो रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से बिहार को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार का जो नया अवसर है इसका सृजन करना, ये राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। तो ये इस वाले पॉइंट में ध्यान रखिएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य विधानमंडल ने 16 दिसंबर 2025 को बिहार एजुकेशन सिटी योजना को हरी झंडी दी थी। मतलब ये जो कार्य है वो नीतीश कुमार के एक प्रकार से यहाँ बोल सकते हैं भूमिका में रही है, मतलब इन्हीं के कार्यकाल में हरी झंडी दिखाई गई। अब ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सम्राट चौधरी के कार्यकाल में ये होंगी, ये कार्य कहाँ तक पहुंची मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल जो जानकारी स्वरूप सामने आई थी वो चीज़ आपके बीच हमने रखा है, और ये चीज़ों को इसी रूप में आपको याद रखना है, सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, है ना। आइए अगले पॉइंट पर। यहां देखिए 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से देश भर के कुल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। दोस्तों, अभी 2026 में शिक्षक दिवस पे पुनः से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 2025 ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो पूरे भारत से 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिनमें बिहार के 3 शिक्षक शामिल रहे, किशनगंज की कुमारी निधि, सुपौल के दिलीप कुमार, नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार। ये तीनों का नाम ध्यान रखिए। अगला 401 नंबर सवाल में देखिएगा, अतिरिक्त जानकारी है, जो कुछ शिक्षकों को लेकर बात हुई तो शिक्षकों का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किसे, आइए इस वाले पॉइंट में देखते हैं। दोस्तों, रोबल नागी, ये ध्यान रखिएगा, एक भारतीय शिक्षिका है जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इन्हें अभी हाल ही में दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 के दौरान साल 2026 का प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार उन्हें आर्ट आधारित शिक्षण और स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए दिया गया है। बेसिकली इसी उपलब्धि को लेकर इन्हें यह सम्मान मिला है, और इस पुरस्कार को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसे, तो ग्लोबल टीचर प्राइज को। इतना क्लियर है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज का ये सेशन यहाँ समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी बहुत सारी जानकारी सामने आएगी, बस आप लोग सब्र रखिए, चीज़ों को देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। और जो अभी तक आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं, पीडीएफ जाइए डाउनलोड कीजिए, कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए, इसका प्रिंट कीजिए। दोस्तों, ये समय फिर आपको नहीं मिलेगा, अभी भी समय है, पढ़िए इसको डाउनलोड करके, एग्जाम हॉल में घुसने तक इसको अपने पास में रखिए, देखते रहिए, चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी केवल 79 रुपये में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें
तो इसे इस कोर्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।